हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 का 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सेट नंबर है 24। इससे पहले ऑलरेडी 23 सेट करा दिया गया है, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारवासी निम्न में कौन है? ऑप्शन है स्वर्गीय रणधीर वर्मा, अशोक वर्मा, रणवीर वर्मा, P.K. गुप्ता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारवासी स्वर्गीय रणधीर वर्मा है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। और आपको ये ध्यान में रखनी है कि अशोक चक्र भारत का शांति के समय दिया जाने वाला सबसे बड़ा वीरता पदक है। ठीक है। और अशोक चक्र प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला नीरजा भनोट थी। कौन थी? नीरजा भनोट। ये अशोक चक्र प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। आपको ये ध्यान में रखनी है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रथम बिहारवासी जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। ऑप्शंस हैं रामधारी सिंह दिनकर, रामवृक्ष बेनीपुरी, राहुल सांकृत्यायन, वैद्यनाथ मिश्र या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रथम बिहारवासी रामधारी सिंह दिनकर थे, जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर को उनकी कृति उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कितना में मिला था? 1972 ईस्वी में मिला था। कब मिला था? 1972 ईस्वी में मिला था। आपको ये ध्यान में रखनी है। और रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में 23 सितंबर 1908 को हुआ था। और कहाँ हुआ था? बेगूसराय जिले में। ठीक है, बेगूसराय। आपको ये ध्यान में रखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिहार के प्रमुख राजनेता रामविलास पासवान का निधन 8 अक्टूबर 2020 को दिल्ली में हुआ। उन्होंने बिहार के किस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का नवाचार प्रतिनिधित्व किया था? ऑप्शंस हैं मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, कटिहार, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बिहार के प्रमुख राजनेता रामविलास पासवान, जिनका निधन 8 अक्टूबर 2020 को दिल्ली में हुआ, उन्होंने बिहार के हाजीपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का 9 बार प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, यहाँ पे तो बार होना चाहिए था, यहाँ बार होगा। 9 बार प्रतिनिधित्व किया था। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, हाजीपुर। आपको ये ध्यान में रखनी है। और रामविलास पासवान 9 बार लोकसभा सांसद तथा 2 बार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। और निधन के समय ये भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण के मंत्री थे। कब? निधन के समय। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस हैं सत्येंद्र नाथ बोस, C.V. रमन, J.V. नार्लिकर या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक के लेखक स्टीफन हॉकिंग हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टीफन हॉकिंस ऊपर में कोई भी ऑप्शन नहीं है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ई होगा। और ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक के लेखक हैं स्टीफन हॉकिंग। आपको ये ध्यान में रखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के किस राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था?
ऑप्शंस हैं बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत के असम राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, असम। और आपको ये ध्यान में रखनी है कि कामरूप राज्य का साक्ष्य समुद्रगुप्त के इलाहाबाद अभिलेख से भी मिलता है। कहाँ से? समुद्रगुप्त के इलाहाबाद अभिलेख से मिलता है। आपको ये ध्यान में रखनी है। और कामरूप राज्य पर अहोम जनजाति ने शासन किया था। कामरूप है किधर? ये कामरूप है। इस पे कौन शासन किए थे? अहोम जनजाति। और ये जो अहोम है ना, वो असम का एक प्रमुख जनजाति है। अहोम ये है असम का एक प्रमुख जनजाति है। आपको ये ध्यान में रखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा फूल का एक मादा प्रजनन अंग है? ऑप्शंस हैं गर्भकेसर, पुंकेसर, बाह्यदल, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गर्भकेसर फूल का एक मादा जब प्रजनन अंग है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, गर्भकेसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में कौन एक परजीवी पौधा है? ऑप्शंस हैं कस्कूट, टेक, आर्किड, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कस्कूट एक परजीवी पौधा है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। और आपको ये याद रखनी है कि परजीवी ऐसे जीव होते हैं जो दूसरे पर आश्रित रहता है तथा उसे हानि पहुंचाता है। आपको ये ध्यान में रखनी है। और परजीवी का कुछ उदाहरण है कवक, जीवाणु और विषाणु। ये सभी परजीवी के उदाहरण हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसमें मृदुपेशी उत्तक होते हैं? ऑप्शन है पाचन तंत्र, धमनी, हृदय, पैर के मांसपेशी। यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं कि केवल 2 में होता है मृदुपेशी उत्तक, या फिर पाचन तंत्र और धमनी ये दोनों में होता है, या फिर पाचन तंत्र और हृदय में होता है, और फिर उपरोक्त में से एक से अधिक है ऑप्शन। और ऑप्शन नंबर ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मृदुपेशी उत्तक होते हैं पाचन तंत्र और धमनी में। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, 1 और 2। और आपको ये ध्यान में रखनी है कि प्राणियों के शरीर में पाए जाने वाले उत्तकों को बांट सकते हैं हम लोग उप कला उत्तक, फिर एक दूसरा है संयोजी उत्तक, तीसरा पेशी उत्तक, और तंत्रिका उत्तक। आपको ये ध्यान में रखनी है। और त्वचा की बाहरी सतह हृदय, फेफड़ा और वृक्क के चारों ओर तथा यकृत एवं जनन ग्रंथियों के दीवार आदि उपकला उत्तक का बना होता है। आपको ये ध्यान में रखनी है। कौन कौन? त्वचा की बाहरी सतह, फिर हृदय, फेफड़ा, वृक्क के चारों ओर, यहाँ आप लिख सकते हैं वृक्क के चारों ओर, एवं तथा यकृत और जनन ग्रंथियाँ। ये सभी किससे बने होते हैं? उपकला उत्तक का बना होता है। आपको ये ध्यान में रखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है
कोरोनरी धमनी, गुर्दे की धमनी, हेपेटिक सिरा, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गुर्दे की धमनी अंग उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है, सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, गुर्दे की धमनी। और आपको ये ध्यान में रखनी है कि शरीर के कोशिकाओं से वर्ज्य या विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने की क्रियाविधि को उत्सर्जन कहते हैं, आपको ये ध्यान में रखनी है। और मनुष्य में उत्सर्जन अंग होते हैं कौन कौन? पहला तो होता है वृक्क, दूसरा फेफड़ा, त्वचा, यकृत और आंत। ये सभी मनुष्य में उत्सर्जन अंग हैं, आपको ये ध्यान में रखनी है। और यकृत सबसे बड़ा मानव का अंग है, आपको ये ध्यान में रखनी है कि यकृत सबसे बड़ा मानव अंग है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से किन तरंगों में संपीड़न और विरलन प्रतिक्रिया शामिल है? ऑप्शन है अनुदैर्ध्य तरंग, प्रकाश तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अनुदैर्ध्य तरंग में संपीड़न और विरलन प्रतिक्रिया शामिल है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, अनुदैर्ध्य तरंग। और आपको यह ध्यान में रखनी है कि जब किसी माध्यम में तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों की कंपन करने की दिशा के अनुदिश या समांतर होती है, तो ऐसी तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, आपको ये ध्यान में रखनी है। और अनुदैर्ध्य तरंग सभी माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है, जैसे कि ठोस, द्रव एवं गैस में, आपको ये ध्यान में रखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, नेट्रियम निम्न में से किसका लैटिन नाम है? ऑप्शन है लिथियम, सोडियम, रूबिडियम, उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा आगे पीछे हुए हैं, आप मैनेज कर लीजिएगा। तो नेट्रियम सोडियम का लैटिन नाम है, सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, सोडियम। और सोडियम का प्रतीक होता है Na। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखनी है। और सोडियम का निष्कर्षण कास्टर विधि, कौन सी विधि? कास्टनर विधि और डाउन विधि, डॉन विधि से तैयार किया जाता है, आपको ये ध्यान में रखनी है। और सोडियम धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, पौधों के विभिन्न अंग, वनस्पतियां और जैविक अपशिष्ट क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है जीवाश्म ईंधन, परमाणु ऊर्जा, बायोमास, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पौधों के विभिन्न अंग, वनस्पतियां और जैविक अपशिष्ट बायोमास कहलाते हैं, सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, बायोमास। और आपको ये ध्यान में रखनी है कि गोबर गैस ये गीले गोबर के सड़ने पर ज्वलनशील मीथेन गैस बनती है। ठीक है, कौन सी गैस बनती है? ज्वलनशील मीथेन गैस बनती है, आपको ये ध्यान में रखनी है। और जो वायु की उपस्थिति में सुगमता से जलती है। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। और बायोगैस में मीथेन की मात्रा कितनी? 65 से 75% तक होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सी घटना गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम नहीं है? ऑप्शन है वर्षा का होना, बर्फ का गिरना, ग्रहों के चारों ओर उपग्रहों की गति, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वर्षा का होना और बर्फ का गिरना यह घटना गुरुत्वाकर्षण
बल का परिणाम नहीं है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। वर्षा का होना और बर्फ का गिरना ये गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम नहीं है, आपको ये ध्यान में रखनी है। और आर्द्रता युक्त वायु का जब संघनन होता है तो वर्षा होती है। और आपको ये ध्यान में रखनी है कि पृष्ठीय तनाव के कारण वर्षा की बूंद गोल होती है। वर्षा की बूंद गोल होती है, आपको ये ध्यान में रखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रकृति में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व कभी भी मुक्त तत्व के रूप में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है सोना, प्लेटिनम, चांदी। उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रकृति में विकल्पों में सभी तत्व सोना, प्लेटिनम और चांदी प्रकृति में मुक्त तत्व के रूप में पाया जाता है। ये सभी प्रकृति के में मुक्त तत्व के रूप में पाए जाते हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, जड़ों की जल अवशोषित करने वाली अधिचर्मी कोशिकाओं में प्रायः लंबे रोमों जैसी संरचनाएं क्यों पाई जाती है? ऑप्शंस हैं अवशोषण के लिए, उपलब्ध सतही क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए, उपलब्ध सतह क्षेत्र में कमी करने के लिए, वाष्पोत्सर्जन के लिए, उपलब्ध सतह क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जड़ों की जल अवशोषित करने वाली अधिचर्मी कोशिकाओं में प्रायः लंबे रोमों जैसी संरचनाएं अवशोषण के लिए, उपलब्ध सतही क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए पाई जाती है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, अवशोषण के लिए, उपलब्ध सतही क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, यकृत किसका कार्य करता है? ऑप्शन है पीत रस का स्राव, विटामिन का अपघटन, परिसंचरण, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यकृत पीत रस का स्राव, विटामिन और लिपिड का अपघटन कार्य करता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। और ये यकृत है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, आपको ये ध्यान में रखनी है। और इसका वजन होता है 1.5 kg से 2 kg तक, आपको ये ध्यान में रखनी है। और यकृत द्वारा ही पित्त स्रावित होता है। यह पित्त आंत में उपस्थित एंजाइमों की क्रिया को तीव्र कर देता है और पित्तरस वसा का पाइसीकरण करता है। कौन? पित्तरस। पित्तरस वसा का पाइसीकरण कर देता है, आपको ये ध्यान में रखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, मोटरसाइकिल दुर्घटना के दौरान हेलमेट किसको कम करने में सहायक होता है? ऑप्शंस हैं आवेग, वेग, कार्यरत बल, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मोटरसाइकिल दुर्घटना के दौरान हेलमेट आवेग को कम करने में सहायक होता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, आवेग। और आपको ये ध्यान में रखनी है कि यदि कोई बल किसी वस्तु पर कम समय तक कार्यरत रहे तो बल और समय अंतराल के गुणनफल को उस वस्तु का आवेग कहते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखनी है। और आवेग बराबर होता है बल गुना समय अंतराल, आपको ये ध्यान में रखनी है। और इसका कुछ उदाहरण है,
जैसे कि अधिक गहराई तक कील को गाड़ने के लिए भारी हथौड़े का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और फिर कराटे खिलाड़ी द्वारा हाथ के प्रहार से ईंटों की पट्टी को तोड़ना, ये इसका उदाहरण है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, शाहजहां के 4 पुत्रों में से किसे अनेक उपनिषदों के अनुवाद का श्रेय जाता है? ऑप्शन है शुजा, मुराद या दारा, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शाहजहां के 4 पुत्रों में से दारा है जिन्हें अनेक उपनिषदों का अनुवाद का श्रेय जाता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, दारा। और आपको ये ध्यान में रखनी है कि शाहजहां के पुत्रों में दारा शिकोह सर्वाधिक विद्वान थे। कौन? दारा शिकोह। ये दारा शिकोह दारा शिकोह सर्वाधिक ये क्या थे? विद्वान थे। आपको ये ध्यान में रखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, इनमें किस तिथि को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ? ऑप्शंस है 3 सितंबर 1939, 15 सितंबर 1939, 1 अक्टूबर 1939 या फिर 5 सितंबर 1939 या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 3 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, 3 सितंबर 1939। आपको ये ध्यान में रखनी है। और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 3 सितंबर 1939 ईस्वी को हुआ था और यह 2 सितंबर 1945 तक चला था। आपको ये ध्यान में रखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, सिंधु घाटी की सभ्यता इनमें से किसके साक्ष्य के कारण आर्य पूर्व सभ्यता मानी जाती है? ऑप्शंस है कला, कुम्हारी या फिर तांबा, और फिर यहाँ पर तो कुम्हारी, हाँ ठीक है, फिर तांबा। ऑप्शंस थोड़ा आगे पीछे हुए हैं, आप ध्यान दे लीजिएगा। फिर उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता कुम्हारी मृतभांड के साक्ष्य के कारण आर्य पूर्व सभ्यता मानी जाती है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, कुम्हारी मृतभांड। आपको ये ध्यान में रखनी है। और सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर निर्माण प्रणाली थी। इसकी जो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी वो क्या थी? नगर निर्माण प्रणाली थी। आपको ये ध्यान में रखनी है। तो आज हम इस वीडियो में 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए बाय, थैंक यू एंड यू टेक केयर।